बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ करामत मुगल। इस वक्त शहर इक़्तिदार में सबसे ज़्यादा धूम तो है कि 26वीं आइनी तरमीम को जैसे तैसे करके हुकूमत ने मंजूर करवा लिया है। अब रद्द अमल का इंतज़ार किया जा रहा है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगी तो वहाँ से क्या रद्द अमल आएगा, क्योंकि परसों जब हुकूमत ने पहला कदम उठाया था कि वो आइनी तरमीम करने जा रही है और इलेक्शन कमीशन में एक इजलास जारी था, तो वहाँ से एक क्लैरिफिकेशन आ गई थी कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर कोई फैसला ना दे दे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो अब से कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो की थी, उसमें मैंने बताया था कि आज का सबसे हैरान कुन वोटर कौन है। जनाब, कौमी असम्बली में आज लाहौर से एक मुसाफिर चला और वो इस्लामाबाद पहुंचा, सिर्फ उसने वोट दिया, बैठा रहा, एक शेर पढ़ा और घर चलता बना। अब से कुछ देर बाद ही ईवान सदर में जो ऑफिशियल सेरेमनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो दोबारा उसमें अमेंडमेंट्स करके उसको बेहतर शक्ल में के या नई शक्ल में के उसमें लाया गया है, उस पर एक तकरीब होने जा रही है। यानी चट मंगनी पट ब्या, एक दिन के अंदर अंदर हुकूमत ने सारा काम निपटा लिया। और जो लोग काफ़ी दिनों से गायब थे उनके लिए अच्छी खबर ये कि वो सामने आ गए। उसमें मैंगल ग्रुप के लोग हों या PTI के अपने अंदर जो दीमक लगी हुई थी वो सामने आ गए। इस सारे पूरे मंजरनामे में सबसे हैरान कुन वोट उस शख्स का है जिसको अब लंदन जाने की इजाज़त मिल गई है। अब वो वापस लंदन जा रहे हैं। और क्यों? याद होगा 21 अक्टूबर 2023 को एक शख्स लंदन से पाकिस्तान आया था। उसने आते ही यहाँ पर सारा अदालती निज़ाम का कच्चा चट्टा खोल के रख दिया था। जनाब हिफाजती बेल हो गई थी जहाज़ में बैठते ही। उम्मीद शहर के नाम से वो जहाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरा तो आगे बायोमेट्रिक का सिस्टम उसका इंतज़ार कर रहा था। हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा कि हिफाजती ज़मानत जहाज़ में बैठते ही हो जाती है, और दूसरी मरतबा जब आपने बायोमेट्रिक करना हो तो आपके पास चल के भी सिस्टम आ जाता है। क्योंकि उस वक्त तक सिस्टम को मियाँ नवाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने पूरे सिस्टम को कमिटमेंट दे दी हुई थी कि वो लंदन वापस जाना चाहता है। आने से पहले ये कमिटमेंट थी। उसने क्या कुछ करना था ये बस तय था। 8 फरवरी के मार्के से पहले ही उसको क्लीन चिट देने के लिए जनाब उसके नैब रेफरेंस ख़त्म कर दिए गए तीनों के तीनों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने मंजरनामा देखा कि किसी की बेल 40 सेकंड के अंदर भी हो सकती है, या फिर तीनों के तीनों रेफरेंस जो नैब ने बड़ी मेहनत से अरबों रुपए इस कौम के टैक्स के पैसों से लगाकर खड़े किए हों, उसमें तहकीकात की हों और वैसे धूल की तरह उड़ जाएं, वहाँ नैब हाथ खड़े कर दे कि हमें इस मुजरम से, जो उस वक्त तक मुजरम था, कुछ भी नहीं चाहिए, वापस भी कुछ नहीं चाहिए, जिसने इस कौम से वादा किया था कि ये जो लंदन के फ्लैट्स हैं इनकी रसीदें मेरे पास हैं। आज तक वो रसीदें सामने नहीं आई। और उन रसीदों के बदले उन्होंने अदलिया के साथ क्या कुछ किया, इस मुल्क की सियासत के साथ क्या कुछ किया। ये कुछ करने के बावजूद आज भी वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि इमरान खान ने मेरे साथ ये किया। आपको याद होना चाहिए कि 2017 में जब मियाँ नवाज शरीफ के ये लंदन फ्लैट्स वाला किस्सा पाया तकमील को पहुंचा था, सज़ा सुनाने और नाहल करने के बाद, उस वक्त भी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी। उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे इस मुल्क के। उनके जाने के 1 साल बाद तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही। शाहिद खान अब्बासी साहब उस वक्त भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। 2018 के इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिए थे इमरान खान को और इमरान खान की हुकूमत आई थी। नवाज शरीफ आज तक इस कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि बेटे से तनख्वाह न लेने की वजह से उनको रुखसत किया गया। हालांकि वो ये बताने से कासर है कि ये जो लंदन के 4 फ्लैट्स हैं वो किस जादुई शक्ति से उन्हें मिले थे, कौन सा माल था जो उन्होंने कमाया था, कौन सा पैसा था जो वहाँ पर पहुँचा था। जनाब एक डीड दिखा दी गई कि ये देखें, ये तो कतरियों के साथ हमारी डीड हुई थी, उनके साथ हमारी ये क्या उसे कहते हैं, एक मुआहदा हो गया था कि ये फ्लैट्स आप ले लें, हम आपको ये दे दें। आपको पूरी किस्सा वो हुसैन नवाज के इंटरव्यूज़ भी याद होंगे। ये सारा किस्सा होने के बाद जनाब दिसंबर का महीना आ गया। अक्टूबर गुजरने के बाद हर तरफ यही होता रहा कि मियाँ नवाज शरीफ बाहर निकलेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत बड़ा पोस्टर बॉय बनाकर पेश किया गया कि मुस्लिम लीग नून के मुर्दा जिस्म में शायद जान पड़ जाएगी। लेकिन काजी फायज ईसा साहब ने हर कदम पर उनका साथ दिया, वो खिदमात सर अंजाम दी कि अल्लाह की पनाह जनाब इस मुल्क के टैक्स पेयर के पैसों से एक मरतबा फिर नवाज शरीफ के लिए सहूलत फराम की गई। जनाब कौमी अखबारात में एक इश्तिहार छपा कि है कोई इस मुल्क में जो नाहल हो, ताहियात हो, तो वो हमारे पास आ जाए, हम उसकी ताहियात नाहली का केस सुनते हैं।
जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ का पलक झपकते ही काजी साहब ने फैसला सुना दिया कि चाहें आप क्लीन हैं। उससे पहले काजी साहब बल्ला छीन चुके थे, अमलन बल्ला छीन के इलेक्शंस की तारीख अनाउंस हो चुकी थी, लेवल प्लेइंग फील्ड ख़त्म हो चुकी थी, पीटीआई के लोग उठना शुरू हो चुके थे, उनके तायद करिंदा तजवीज़ करिंदा उनके पेपर्स तक छीने जा रहे थे, लेकिन काजी साहब ने आंखें वहाँ बंद की हुई थी क्योंकि उनका महबूब उनके सामने खड़ा था और उसका नाम था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसके लिए पूरे सिस्टम को हाईजैक किया गया, पूरा मैदान खाली किया गया, इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, उसकी पूरी पार्टी को तितर बितर कर दिया गया, क्योंकि सिस्टम के लाडले को स्पेस चाहिए थी और सिस्टम के लाडले को स्पेस दी गई 8 फरवरी तक। 7 फरवरी को पाकिस्तान के कौमी अखबारात में एक इश्तिहार छपा, लेकिन सब ने यही समझा कि शायद ये खबर है कि 8 फरवरी के इंतखाबात का पहले ऐलान कर दिया गया है। जनाब खबर छपी कि चौथी मरतबा के वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, घर के लोगों ने मियाँ नवाज शरीफ को मामू बना दिया। जनाब 7 फरवरी ख़त्म हुई, 8 फरवरी का इलेक्शन आया और जिन लोगों को पिछले 2 साल का गुस्सा था, जिन्होंने इतनी अज़ियतें बर्दाश्त की थी, उनने ढूंढ कर इमरान खान के कैंडिडेट्स को वोट दिए। पहली दफ़ा हमने पॉलिटिक्स का सिलेबस चेंज होते वहाँ देखा कि जब इस मुल्क में किसी ने कैंपेन ना की हो, इश्तिहार तक ना लगाया हो, जेब से 1 रुपया तक ना लगाया हो, सामने नज़र ना आया हो, उसने इलेक्शन जीता। रात 12 बजे तक पीटीआई इलेक्शन जीत चुकी थी, 2 दहाई से ज़्यादा अक्सरियत हासिल कर चुकी थी। रात 12 बजे अचानक इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक हुक्मनामा सादर होता है कि ये जो टीवी पर इस वक्त नतायज चल रहे हैं गैर हतमी और गैर सरकारी, ये बिल्कुल गलत है, जो नतायज वही होंगे जो हम जारी करेंगे। और फिर हमने देखा वो मौजज़ा होते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा कि सुबह 4 बजे के बाद नतायज रुक गए और जब नतायज आना शुरू हुए तो फॉर्म 47 की इजाद उस वक्त तक हो चुकी थी। फॉर्म 47 बन चुके थे, उन पर इतना क्या उसे कहते हैं, छोटे बच्चों की तरह का काम किया गया हुआ था कि जमा तफरीक सब कुछ गलत थी, क्योंकि अंधेपन में वो फॉर्म 47 जितवाने वालों के लिए तैयार किए गए थे। जो जीते हुए थे उनको हराने के लिए फॉर्म 45 गायब कर दिए गए थे। हमने देखा कि 8 फरवरी को ही इनके डेरों की बत्तियां गुल हो चुकी थी, मॉडल टाउन का दफ्तर बंद हो चुका था, नवाज शरीफ और मरियम नवाज मायूस होकर वापस जाती उम्र जाके कमरे में बंद हो चुके थे कि अचानक 9 फरवरी को इतनी हिम्मत नवाज शरीफ में आती है कि पूरे सिस्टम को आंखें दिखाने वाला, रोंदने वाला धड़ल्ले से आके चबूतरे पे जाहिर होता है और हाथ में एक पर्चा पकड़ा होता है और हिम्मत करके तकरीर करता है कि हम इस मुल्क में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ जाएंगे, मियाँ शहबाज शरीफ जाएंगे इत्तेहादियों के पास, फजलुर रहमान साहब के पास, पीपल्स पार्टी के पास और दूसरे लोगों के पास और जाकर उनसे वोट मांगेंगे। उस वक्त तक खबर यही थी कि मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने नई गेम खेली, क्योंकि उनको 8 फरवरी से अडयाला जेल में बैठे हुए कैदी ने ना बोल दी हुई थी, ना कर दी हुई थी कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता, क्योंकि मेरा उसूली मौक़िफ़ है कि आप लोग करप्ट हैं। 8 फरवरी को आपने मेरा मैंडेट छीना, तो कैसे मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। उस मौसूली मौक़िफ़ की सज़ा पीपल्स पार्टी ने अपनी तरफ से ये तजवीज़ की कि प्राइम मिनिस्टर का नाम मियाँ शहबाज शरीफ रख दिया। उनको दोबारा वज़ीर आज़म बनाने के लिए इत्तेहादी जमातों को जोड़ना शुरू कर दिया। IPP, काफ लीग, मुस्लिम लीग, काफ, MQM और दूसरी जमातों को जोड़ के बानमती का एक कुंभा जोड़ा गया। इधर की ईंट और इधर का रोड़ा लगाकर एक मिक्स अचार पार्टी बनाई गई और उसने वोट दिया। और वोट जब दिया तो सामने मियाँ नवाज शरीफ तस्वीर से गायब हो गए और शहबाज शरीफ साहब सामने आ गए। जनाब किस्सा बहुत लंबा है, रुसवाइयों, बदनामियों और 1 साल की गुलामी का ये किस्सा है। ये हमें तारीख जाके आगे बताएगी ये कितनी गहरी गुलामियाँ हैं, जो 2018 में वोट को इज्जत दो से शुरू हुआ और आके ख़त्म कहाँ पर हुआ। जनाब वो जिसने आके 21 अक्टूबर को कबूतर उड़ाए थे, आज उसकी एक तस्वीर कौमी असम्बली से जारी होती है, जिसमें दोनों उंगलियां नाक के नीचे रखी हुई हैं और वो खुद कबूतर बन चुका है। जनाब उस शख्स के बारे में बार बार ये खबरें आती रहीं, क्या वो वापस चला जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वो बन चुका है शहबाज शरीफ, वजारत आला पर बिठा दिया बेटी को। अब उसका रोल सिर्फ एक वोटर से ज़्यादा नहीं रहा, उसने प्राइम मिनिस्टर को वोट दिया, उसने स्पीकर कौमी असम्बली को वोट दिया, डिप्टी स्पीकर को वोट दिया, यहाँ तक कि ओन चौधरी को अपने हल्के में वोट दिया। ये काम कर दिया गया। उस शख्स को एक हल्के से वो हार गया तो दूसरे हल्के से जितवाने के लिए 85 साल एक कैंसर पेशेंट से
ہروا دیا گیا، اس کو ہرا دیا گیا جو ان سے 70,000 سے زائد ووٹ سے جیت رہی تھی، اس خاتون کو ہرا دیا گیا۔ اور اس کرپشن کی کیا داستان، وہ سارے زبانیں زد عام ہیں۔ فافن نے ایک رپورٹ جاری کی اور پتہ چلا کہ میاں نواز شریف کو جتانے کے لیے کتنے جتن کیے گئے۔ یہاں پر بھی شرمندگی ختم نہیں ہوئی، یہاں پر بھی ڈٹائی ختم نہیں ہوئی، یہاں پر بھی توبہ نہیں کی گئی کہ میں توبہ کر لوں، سیاست کو چھوڑ کے گھر بیٹھ جاؤں۔ لیکن یہ جو ایک جملہ ہے نا کہ شیطان کی رسی جو ہے وہ دراز ہے قیامت تک، اس کی مصداق ہمیں دنیا میں بھی بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں جن کو بار بار اللہ موقع دیتا ہے کہ پلٹ جا، وہ پلٹتے نہیں، وہ غلطی پر غلطی کرتے جاتے، کیونکہ آنکھوں پر پٹی بندھی ہوتی ہے اور دل پر تالا پڑا ہوتا ہے۔ جناب اس شخص نے وہاں بھی توبہ نہیں کی، وزارت اعلیٰ مل گئی، پھر بار بار مری سے دو بندوں نے بیٹھ کر، کیا ان کے میں کسے سناؤں، یہ کیا وہ کیا، سب کچھ گزرتا رہا، یہاں تک کہ یہ خبریں آنا شروع ہوں گی کہ میاں نواز شریف کی جو ہے وہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، انہوں نے لندن جا کے طبی معائنہ کرانا ہے۔ لیکن وہ ایک ٹاسک تھا جو پہلے وہ کمپلیٹ نہیں کر رہا تھا، ہوتا 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 تاریخ آ گئی 21 اکتوبر کو اس کا آخری ٹاسک تھا جناب۔ وہ ٹاسک تھا 26ویں آئینی ترامیم کا، کہ جب تک یہ منظور نہیں ہوتی، جب تک انہیں مرضی کے نمبرز نہیں ملتے، تب تک نواز شریف اس ملک سے نہیں جا سکتے، کیونکہ سسٹم نے ان کو گروی رکھا ہوا تھا۔ جناب ایک ووٹ کی قیمت تم کیا جانو پاکستانیوں، یہ تو نواز شریف بتا سکتے ہیں کہ جس کی حیثیت اس پورے سسٹم میں ایک قیدی نے جیل میں بیٹھ کر اس کی سیاست ختم کر دی، اس کا سیاسی کیریئر ختم کر دیا، اس کو irrelevant کر دیا، اور اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا کہ کوئی کمپین جا کے کی ہو۔ جناب الیکشن کمپین میں پوسٹر بوائے نے کوئی جلسے نہیں کیے تھے، آپ کو یاد ہوگا، 5-6 جلسے کیے، اور جہاں بھی گیا یہی کہا کہ میں موٹر وے بنا دوں گا، ایئرپورٹ بنا دوں گا، میٹرو چلا دوں گا، یہ سڑک ٹھیک نہیں بنی یہ بنا دوں گا۔ کہیں شعور والی ایک بات نہیں دی، کہیں ہیلتھ کی پالیسی نہیں دی، کیونکہ کچھ سیکھا ہی نہیں ہے زندگی میں۔ لندن میں برگر کھانا سیکھا، پارک میں واک کرنا سیکھی ہے، یا پھر جب سیٹھی صاحب کے ساتھ لندن کی چھوٹی سی نہر میں کشتی رانی سیکھی ہے۔ 1 سال گزر گیا اور شرمندگی کا یہ سال اس بندے کے لیے اتنا بھاری ہے کہ ابھی تک وہ ترلے منتیں کر رہا تھا کہ مجھے باہر جانے دیں، پاسپورٹ واپس کر دیں۔ خبریں چلوا دی گئی تھی 3 سے 5 اکتوبر کے درمیان، ٹکٹ کٹ گیا، مریم نواز اور نواز شریف جو واپس لندن جا رہے ہیں کیونکہ میاں نواز شریف کے کچھ ٹیسٹ ہونے، لیکن وہ بھی پائے تکمیل تک بات نہ پہنچی، کیونکہ سسٹم کو نواز شریف کا ایک ووٹ چاہیے تھا، اور وہ ووٹ آ کے ایگزیکٹ قسمت کا حال دیکھیں یا قسمت کا بدلہ دیکھیں، تقدیر نے کیسے انتقام لیا۔ 21 اکتوبر کو جب وہ اس ملک میں آ کر کبوتر اڑا رہا تھا، آج خود کبوتر بن کے بیٹھا ہوا تھا، جہاں مداری اس کو اپنی مرضی سے گھما رہا تھا، اڑا رہا تھا، بٹھا رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا۔ کیا شرمندگی کی زندگی ہے، 1 سال بدنامیوں، رسوائیوں اور غلامی کی صورت میں اس شخص نے گزارا ہے، اور ہارا کس سے؟ وہ شخص جو 450 دن سے ایک جیل میں پڑا ہے، جس کا قصور کیا ہے؟ اس نے اس ملک کو شعور دے دیا۔ یہاں کا ہر شہری اب سوال کرتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے، وہ بیٹھتا نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ بار بار سڑکوں پہ نکلتا ہے اور نعرہ کیا لگاتا ہے؟ تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804۔ تو نواز شریف کو خبریں یہی ہیں کہ اب لندن جانے کی اجازت مل جائے گی، اور بہت جلد کبوتر اڑ کے اپنے اصل مسکن میں، اپنے اصل گھونسلے میں جا بیٹھے گا۔ لیکن تاریخ دان جب بھی اس قصے کو، اس کہانی کو بیان کریں گے تو سوائے بدنامی کے، سوائے رسوائی کے، نواز شریف کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی واپس جا رہا ہے۔ ارادے لے کے آیا تھا، نیتیں لے کے آیا تھا، خواب لے کے آیا تھا، وہ سب خاک ہو چکے۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔